हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू मस्ती एकेडमी। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस, यानी कि 3 सेक्शन से सवाल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाएं। और सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है और ये फिजिक्स का सवाल है। तो चलिए आप लोग जो है कि फटाफट पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको सॉल्व कीजिए। आइए ध्यान देंगे। सवाल नंबर 1 कहता है कि एक बल्ब है जिसका पाठ्यांक 6 वोल्ट 2 वाट है। यानी कि हम किसी मार्केट से एक बल्ब लाते हैं और उस बल्ब पर है दोस्तों 6 वोल्ट 2 वाट लिखा है। इसका मतलब क्या है? उसके बाद कहता है तो 110 वोल्ट के स्रोत से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध का व्यवहार करना होगा। यहां व्यवहार करना होगा दोस्तों, व्यवहार। तो ध्यान दीजिए, 1 मिनट। तो एक बल्ब है, सबसे पहले देख लीजिए कि इसका वोल्ट कितना दिया है, 6 वोल्ट। तो V बराबर 6 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये 2 वाट क्या है, ये है पावर। 2 वाट क्या है, ये है पावर दोस्तों। तो लिख लेंगे कि P बराबर 2 वाट, P बराबर 2 वाट। अब देखिए, कहता है ना कि मार्केट में हम जो बल्ब लेते हैं और हमारे यहाँ जो घरों में जो एसी जो करंट आता है दोस्तों, वो 220 वोल्ट होता है। लेकिन कह रहा है कि आप 6 वोल्ट 2 वाट का एक बल्ब लाइए और उसको जलाइए 110 वोल्ट पर। तो उसके 110 वोल्ट पर आप जब जलाइएगा ना, तो कहता है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि V बराबर दे दिया है 6 वोल्ट, P बराबर 2 वाट जो दे दिया है वो लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि P बराबर होता है, वी नॉट दैट P बराबर VI, P बराबर VI, यानी पावर यानी शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे हमको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो ये करंट निकाल लेते हैं, वोल्टेज पता है, पावर पता है। तो करंट बराबर हो जाएगा P बाई V, P बाई V। अब देखिए, P का वैल्यू पता है, P का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट है। और जो है कि P का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट है। P का वैल्यू 2 वोल्ट दोस्तों, P का वैल्यू 2 वोल्ट। अब देखिए, यहाँ V का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट है। अब ये कट जाएगा 1/3, 1/3, यानी हम कहेंगे कि करंट निकल के आ गया 1/3 एम्पियर। जो हम बाहर से बॉल लाए हैं मार्केट से, जिसमें 6 वोल्ट और 2 वाट जो अंकित है दोस्तों, इसको जलाने के लिए हमको कितने विद्युत धारा की आवश्यकता है, 1/3 एम्पियर विद्युत धारा की आवश्यकता है। अब हमको तो ये पता चल गया कि इस बल्ब को जब जलाएंगे तो 1/3 एम्पियर विद्युत धारा की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, जब इसको 1/3 विद्युत धारा एम्पियर की आवश्यकता है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम कैसे निकालेंगे, ये तो निकाल लिए दोस्तों। अब हम यहां से निकाल लेते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हम जानते हैं कि R बराबर दोस्तों, R बराबर होता है P बराबर पावर बराबर होता है P बराबर V² बाई R, V² बाई R, P बराबर V² बाई R। अब देखिए, V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू यहां रखते हैं नीचे, P बराबर V² बाई R, P का वैल्यू 2 वाट बराबर। अब देखिए, V का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि, और बट्टा में R हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, ये 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। अब 6 तरीके 18, यानी हम कहेंगे कि R बराबर 18 ओम। प्रतिरोध निकल के आ गया दोस्तों कि जब हम 6 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को जलाते हैं तो 18 ओम प्रतिरोध का जरूरत है। लेकिन ये कह रहा है ना कि इतना ही नहीं, आपको जलाना है 110 वोल्ट पर ही जलाना है। तो आइए इसको हम जलाते हैं 110 वोल्ट पर। आ जाइए, हम जानते हैं कि V बराबर IR, V बराबर दोस्तों IR। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर जो है कि I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर जो I का वैल्यू हमको पता है 1/3, I का वैल्यू क्या पता है, 1/3 बराबर। अब देखिए, V का वैल्यू कितना पता है, 110 वोल्ट।
V का वैल्यू 110 वोल्ट। अब देखिए, अब R हम यहाँ पर जो लेंगे वो 18 प्लस R लेंगे, क्योंकि R तो हम निकाल लिए हैं। 18 ओम अगर प्रतिरोध चाहिए था तो वो तो 220 वोल्ट पर था ही, लेकिन ये 110 वोल्ट पर पूछा है, इसीलिए हम लिखेंगे 110/18 प्लस R। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए, ये जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल, इधर लिख देते हैं, स्पेस कम है। तो देखिए 110 18 प्लस R बराबर 110 गुना 3। अब ध्यान दीजिए, R बराबर, इसको गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा, माइनस 18 बराबर हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 312 ओम। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर क्या हो गया? 312। तो आई होप आप लोग भी बना लिए होंगे, क्योंकि आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाइए सवाल पर। आइए दोस्तों, 2 नंबर, एक समान कोणीय वेग से, क्या कहता है? एक समान कोणीय वेग से, एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार, वृत्ताकार हो गया यहाँ दोस्तों, एक वृत्ताकार पथ, टाइपिंग बहुत मिसप्रिंट है दोस्तों आज। एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई, एक वृत्ताकार पथ है और कहता है कि एक एंगुलर वेलोसिटी, एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। अब दोस्तों देखिए, यह एक समान गति कर रहा है इस पर। अब एक ही त्वरण से फिक्स है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घूम रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घूम रहा है, यानी क्या है? यह एक त्वरण से घूम रहा है दोस्तों। तो कहता है कि जब एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है, और सिर्फ परिमाण में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ परिमाण में त्वरण स्थिर रहता है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो रट जाइए कि एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है, केवल और केवल परिमाण में दोस्तों। आइए अगला सवाल, और अगला सवाल होगा कितना नंबर? 3 नंबर दोस्तों, ध्यान देंगे। 3 नंबर, आ जाइए। 3 नंबर दोस्तों ये रहा, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि संख्या पिरामिड कहते किसको है। अगर आप संख्या पिरामिड समझ गए तो आपसे ये सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए, 2 बातें आपको इसमें याद रखना है, ज्यादा याद नहीं कराएंगे। तो घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड क्या होगा? आप एक चीज याद रखिए कि एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा, और एक होता है कि कभी उल्टा कभी सीधा। लेकिन ये पूछा है कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड क्या होगी दोस्तों। अब देखिए, सीधा कब होगा और उल्टा कब होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए, जब हम क्या करते हैं कि जितने भी चीज हैं, अगर मैं जितना भी चीज को, सारी चीजों को मैं बात करूं, तो सबका संख्या पिरामिड सीधा होता है दोस्तों। सभी का संख्या पिरामिड कैसा होगा? सीधा। आप किसी का भी बात कर लीजिएगा, सभी का संख्या पिरामिड सीधा होगा। घास ले लीजिए, मैदान ले लीजिए, पानी ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए, सबका संख्या पिरामिड क्या होगा? सभी का संख्या पिरामिड सीधा होता है। लेकिन अगर किसी खास चीज की बात करूं, मैं पूरे समुद्र की बात कर रहा हूं, पूरे नदी की बात कर रहा हूं, कोई आदमी है तो पूरे आदमी की बात की जा रही है। अगर प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे मोहन, तो मोहन का अगर मैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर संख्या पिरामिड अगर पूछा जाएगा तो वह उसका उल्टा होगा। लेकिन अगर बोला जाएगा पूरे आदमी का, तो उसमें क्या हो जाएगा? जैसे मैन,
पुलिस हो गया, तो इसका संख्या पिरामिड क्या होगा, इसका संख्या पिरामिड सीधा होगा। लेकिन अगर किसी खास चीज के बारे में बात की जाए, जैसे कहेंगे कि पेड़, तो पेड़ का संख्या पिरामिड दोस्तों सीधा होगा। लेकिन अगर किसी खास पेड़ का नाम ले ले, जैसे पीपल का पेड़ खास नाम है, बरगद का पेड़ खास नाम है, तो ये क्या है, इसका संख्या पिरामिड उल्टा होगा। तो यहां सवाल क्या पूछा है कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड क्या होगा। अब देखिए घास स्थल है दोस्तों, तो घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसका सटीक आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि संख्या पिरामिड कहते किसे है। अब बात आता है कि उल्टा वाला समझा दिए, सीधा वाला समझ गए, लेकिन थर्ड नंबर में है कि कभी उल्टा कभी सीधा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे और उसमें देखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 4 नंबर बने रहेंगे इसी तरह से। आ जाइए 4 नंबर, आइए दोस्तों, ये रहा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है दोस्तों। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। फसल वाला ये वाला जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको रट जाइए कि हरित बाली रोग, इसमें कुछ समझना है ही नहीं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये है बाजरा दोस्तों। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, बाजरा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, बाजरा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, बाजरा। 4 से 5 बार बोलिएगा और 1 से 2-3 बार अगर लिख दीजिएगा ना, 100% आपको याद हो जाएगा परमानेंट। और फिर दूसरे सप्ताह में जो है कि एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 100% याद रहेगा। तो दोस्तों हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, हरित बाली रोग जो है ये बाजरा। हरित बाली रोग बाजरा, हरित बाली रोग बाजरा। आइए अगला सवाल, 9 नंबर, ये 5 नंबर, आ जाइए। ये रहा, प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत, यहां पर उच्चतर होगा दोस्तों, उच्चतर कर लेंगे। उच्चतर कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। कहता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, तो उसमें कितना प्रतिशत प्रकाश को जो है कि बड़े बड़े पौधे जो होते हैं उसको जो है कि क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो वो है दोस्तों 1 से 2%। वो है कितना, 1 से 2%। वो कितना है, 1 से 2% है। तो प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, 1 से 2%। कितना प्रतिशत, 1 से 2%। आ जाइए 6 नंबर सवाल, 6 नंबर आज भी थोड़ा इजी सवाल है। आइए 6 नंबर, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। अब देखिए यहां पे आपको ईंधन दिया गया है। अब इस सारे ईंधन में से बताना है कि किस ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। इसका मतलब समझ में आया कि मतलब जब हम जो ऑप्शन में 4 ईंधन दिया है, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, जैव गैस है, जब आप इन सभी को जलाएंगे ना, तो जलाने पर कितना ऊष्मा देगा, वो सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन देता है, ये सवाल पूछा है। अब देखिए जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं दोस्तों, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम क्या देता है, ये ऊष्मा देता है। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएंगे ना, 150 किलो जूल क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊष्मीय मान देता है दोस्तों। दूसरा मैं ऑप्शन में दिया है मीथेन। देखिए जब आप 1 ग्राम मीथेन को जलाएंगे ना, 1 ग्राम मीथेन को, तो ये 55 किलो जूल पर ग्राम ऊष्मीय मान देता है। यदि हाइड्रोजन 1 ग्राम जलाएं 150 किलो जूल पर ग्राम, मीथेन 1 ग्राम जलाएं 55 किलो जूल पर ग्राम। उसी तरीके से ब्यूटेन, जो घरों में हमारे यहाँ एलपीजी के रूप में जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जब हम उस गैस सिलेंडर को, अगर हम 1 ग्राम गैस सिलेंडर के अंदर के गैस को अगर जलाएंगे ना दोस्तों, वो भी 55 किलो जूल पर ग्राम ये क्या देता है, ऊष्मीय मान देता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जैव गैस दोस्तों, और जैव गैस को जो है कि जब आप जलाएंगे दोस्तों जैव गैस को, तो 1 ग्राम अगर जब आप जैव गैस जलाते हैं ना, तो 1 ग्राम जैव गैस जलाने पर ये 30 से 40 किलो जूल पर ग्राम ये ऊष्मीय मान देता है। तो आप इसको रट ही जाइए,
इसको रटना ही बेहतर है। तो किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? यदि आपको इन सारे चारों फैक्ट के बारे में पता रहेगा, इसका आंसर आप बता सकते हैं। अब आप ही बता देंगे कि बताइए कि किसका मान सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो 150 किलो जूल पर ग्राम जो है कि 150 किलो जूल पर ग्राम क्या निकलता है? ऊष्मीय मान निकल रहा है। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन। हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है, जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वो 150 किलो जूल पर ग्राम ऊष्मीय मान देता है। आइए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और 7 नंबर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे दोस्तों, आ जाइए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए 7 नंबर ये रहा। जब हम ध्रुव से, अब आपको समझना हो ध्रुव क्या है, ध्यान दीजिए। ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि पृथ्वी तो गोल है नहीं, पृथ्वी तो जियोड की तरह है, लगभग जियोड की तरह है, कहीं पे पचका है कहीं पे झचका है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर का जो फेस है हमारा, ये कैसे है, जैसे नाक उठा हुआ है, आंख धंसा हुआ है, उसी तरीके से हमारे पृथ्वी भी है, कहीं पे धंसा हुआ, कहीं पे समुद्र है तो धंसा हुआ है, पहाड़ है तो उठा हुआ है, उसी तरीके से ये है। तो कहता है कि जब हम ध्रुव से, दोस्तों ध्रुव जान लीजिए, एक यहाँ पर ध्रुव होता है, एक यहाँ पर ध्रुव होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। दोस्तों साउथ पोल बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कहता है कि आप उत्तरी ध्रुव से आइए या दक्षिण ध्रुव पे आइए। अब बीच में हमारा आता है भूमध्य रेखा, बीच में आता है भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर ऑफ लाइन, इक्वेटर ऑफ लाइन। तो ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं दोस्तों, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो कहता है कि क्या बढ़ता है? जैव विविधता। कहता है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो बढ़ता है, तब जैव विविधता क्या बढ़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? देखिए ध्यान दीजिए, इसको आप याद रख लीजिए कि जैसे ही हम ध्रुव से किधर की ओर आएंगे, भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, जैव विविधता बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है। अब बताइए, ध्रुव पर बहुत ज्यादा ठंडा, -80 डिग्री सेल्सियस, वहां कोई व्यक्ति रह सकता है? आप रह सकते हैं, हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं दोस्तों, जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए ना ही वहां जानवर होता है बहुत ज्यादा, ना ही वहां मनुष्य रहते हैं। तो ध्रुव पर जो है कि जैसे जैसे हम ध्रुव से धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, जब धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, जैव विविधता बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। लेकिन जब सवाल ये पूछे कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर हैं तो जैव विविधता घटती है, जैव विविधता घटती है। तो पहला तो इसका सटीक आंसर होगा कि बढ़ती है। लेकिन जब हम किधर से, भूमध्य रेखा से वापस अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी दोस्तों। मानव में कमी, जानवर में कमी। तो इन सारी चीजों को देखते हैं दोस्तों। आ जाइए 8 नंबर, 8 नंबर दोस्तों, 8 नंबर ध्यान देंगे। आइए, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन घायल उत्तक में उत्पन्न होगा? यहां पर दोस्तों उत्पन्न कर लीजिए, उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है। देखिए, इस सवाल से पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं, और सवाल ये रहा कि बताइए कि वह कौन सा विटामिन है जो घाव भरने का काम करता है दोस्तों। तो वह है विटामिन कौन सा? आप लोग जो है कि कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा विटामिन है जो घाव भरने का काम करता है। तो वह कौन सा विटामिन है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा विटामिन सी, विटामिन सी। तो दोस्तों विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो घाव भरने का काम करता है दोस्तों। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल भी है। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन घायल उत्तक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है? वो है दोस्तों सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। रट जाइए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो विटामिन सी घाव भरने का काम करता है। सब्जियों में विटामिन सी, सब्जी के छिलका में विटामिन सी होते हैं। तो अगर सब्जी के छिलका को आप छील देते हैं ना, उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी जो आप सब्जी पकाते हैं छिलका छील करके, यानी आप समझिए आपने विटामिन सी तो खाया ही नहीं,
विटामिन सी खाया ही नहीं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि घाव भरने का काम करता है विटामिन सी, और यहाँ पर जो है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित का घाव भरने में मदद जो करता है वो है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। अगला सवाल 9 नंबर। 9 नंबर दोस्तों आ जाइए। 9 नंबर ये रहा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? देखिए इसकी चर्चा जो है हम आपको जब साइंस का सेकंड क्लास लिए थे, सेकंड, उसी में हम किए थे। 4 ऑप्शन था और 4 ऑप्शन में से ये चौथा ऑप्शन आपका उसमें शामिल था। क्या शामिल था? कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से, किसके विखंडन से दोस्तों, किसके विखंडन से आती है? तो ध्यान दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, उसके दौरान जो निकलने वाली ऑक्सीजन होती है वो किसके विखंडन यानी किसके टूटने से आती है? तो वो जो सवाल हम लॉन्च किए थे उस सवाल में क्या था कि वो आती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि उसका आंसर गलत था दोस्तों। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि गलत था। और जो है कि उसमें 4 ऑप्शन चूज करना था, लेकिन हम फिर बताए थे कि उसमें इस्तेमाल होता है जल का। जल जो है टूट करके जो है कि क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती है दोस्तों, वो विखंडन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना हो करके ये जल के से टूटने से बनती है दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? जल। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, अगर आप जो है कि उस वीडियो को भी जा करके आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया है दोस्तों। आ जाइए, आइए 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आइए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन दम नहीं है इसमें भी। आइए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कहता है कि आम की केवल मध्य फल भित्ति ही खाई जाती है। हाँ दोस्तों, जब हम आम को खाते हैं तो ऊपर वाला भाग जो होता है कि बाह्य फल भित्ति जो छिलका होता है उसे फेंक ही देते हैं। उसके बाद बीच वाला भाग आता है, मध्य फल भित्ति को खा लेते हैं, और आंतरिक फल भित्ति जो आम का बीज होता है दोस्तों, बीज को भी फेंक देते हैं। आइए यहां पर हम आम का स्ट्रक्चर से समझते हैं। क्या ये दोस्तों आम, और देखिए यहां पर ले लेते हैं बीज, बीज को ले लेते हैं लाल से दोस्तों, चेरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि आम की केवल मध्य फल भित्ति ही खाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये वाला भाग है बाह्य फल भित्ति, ये वाला भाग है बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति को हम खाते नहीं, जो छिलका होता है उसे फेंक देते हैं। उसके बाद ये वाला भाग है हमारा, ये वाला भाग क्या है? बीज। ये वाला भाग जो है कि मध्य फल भित्ति है दोस्तों, मध्य फल भित्ति को ही हम खाते हैं। और ये वाला भाग हमारा हो जाता है बीज, सीड यानी। और सीड को क्या हम खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो ये और ये को हम नहीं खाते हैं, बच गया कौन? केवल और केवल मध्य फल भित्ति। तो हम आम के केवल मध्य फल भित्ति को ही खाते हैं दोस्तों। अगला कहता है कि लीची का बीच वाला भाग एरिल खाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप रट जाइए, कुछ इसमें ऐसा फैक्ट है ना दोस्तों, जैसे पूछ देता है कि अनार के किस भाग को खाया जाता है? टेस्टा। देखिए आप याद रख लीजिए कि बीज को जो सुरक्षित रखता है, जो ऊपर से रखता है, उसको बोलते हैं टेस्टा, और आंतरिक भाग को टिग्मा। बीज के बाह्य भाग को कहते हैं टेस्टा, आंतरिक भाग को कहते हैं टिग्मा। जब हम अनार चबाते हैं, अनार को खाते हैं दोस्तों, तो अनार का जो ऊपरी भाग होता है, जो टेस्टा होता है, उसी को खाते हैं। टिग्मा को तो फेंक देते हैं हम लोग चबा करके। तो वही बात पूछा है कि लीची का बीच वाला भाग एरिल खाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। पहला नंबर भी सत्य है। तीसरा कहता है कि
नींबू के जूसी हेयर उपयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आप देखेंगे जब आप नींबू निचोड़ते होंगे तो उसमें हेयर बाल जैसा दिखता है, पतले पतले बाल जैसा दिखता है, वो क्या है, उसी को जूसी हेयर कहते हैं। तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इन सारी चीजों का आप कहेंगे कि घाघरा नींबू, अरे जो भी नींबू ले लीजिए, मौसम्मी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, सबका जो आप खाते हैं वो जूसी हेयर है दोस्तों। वो क्या है, जूसी हेयर है। अगला है, देखिए नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू में विटामिन सी। देखिए विटामिन सी को जब हम लेते हैं और पेशाब के दौरान जो है वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आगे 4 नंबर कहता है, 4 नंबर कि आम, पपीता, लीची असत्य फल है, जबकि सेब, कटहल व नाशपाती सत्य फल है। दोस्तों ये तो सरासर गलत है। ध्यान दीजिए, आम जो है ये सत्य फल नहीं बल्कि ये असत्य फल है। पपीता सत्य फल नहीं, असत्य फल है। लीची सत्य फल नहीं, असत्य फल है। और दोस्तों सेब, कटहल व नाशपाती जो है ये सत्य फल है दोस्तों। अब इसको पहले सबसे पहले समझिए कि सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये है हमारा, ऐसे ही समझिए, यहां पे है, ये है थैलेमस, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प का रहने का जगह को पुष्पासन कहते हैं। जैसे हम लोग के रहने के जगह को कहते हैं आलय। आलय लग जाता है कि नहीं लग जाता है। पुस्तक को रखने वाले जगह को आलय लगा करके जोड़ देते हैं, पुस्तक में आलय जोड़ते हो जाता है पुस्तकालय, जिसको अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। उसी तरीके से जब हम पुष्प को जिस पर रखते हैं ना उसको बोलते हैं आलय, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों थैलेमस, पुष्पासन। तो ध्यान दीजिए ये फूल है दोस्तों, और फूल जिस भाग पर डंठल पर रहता है ना उसी को बोलते हैं थैलेमस। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है फूल में, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका ऊपरी भाग में होता है, थैलेमस में होता है, और उसके नीचे छिद्र होता है दोस्तों, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, और उस छिद्र के माध्यम से पुष्प, ये फर्टिलाइजेशन तो ऊपर होता है लेकिन बीज जो उसका निर्माण जो होता है दोस्तों नीचे आ जाता है, जिसके वजह से सेब भी उल्टा लटक जाता है, नाशपाती भी। तो यानी इन सारी चीजों को देखेंगे कि इसका निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है नीचे हो जाता है दोस्तों। इसी वजह से ये क्या है, सत्य फल है दोस्तों। ये क्या है, सत्य फल है। तो आप इसको रट जाइए, सेब, नाशपाती, कटहल ये सारे जो है कि सत्य फल है, जबकि आम, पपीता, लीची ये असत्य फल है। तो आप बताइए इसका ऑप्शन कौन कौन सा हो गया। 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर दोस्तों गलत है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। बताइए केवल 1, 2 और 3, यानी हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है केवल 1, 2 व 3 ही सही है। आ जाइए 11 नंबर, अच्छा सवाल था थोड़ा। 11 नंबर ध्यान देंगे, 11 नंबर दोस्तों, आइए ये रहा, विद्युत आवेश के संरक्षण, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी। अब आप देखिए, अगर हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ाने लगेंगे ना तो इसी में पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आप सीधा सीधा समझिए, बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं यहां आवेश है और जैसे ही देखते हैं आवेश लगा देते हैं क्या, कूलम। दोस्तों लगा देते हैं कूलम, लेकिन इसका आंसर कूलम नहीं होगा। आप याद रख लीजिए कि विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। दोस्तों विद्युत आवेश के संरक्षण की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो विद्युत आवेश के संरक्षण की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत आवेश के संरक्षण की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर जब विद्युत लग गया हो, आवेश के साथ विद्युत लग गया है दोस्तों, आप उसको मारेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए व से विद्युत और व से बेंजामिन फ्रैंकलिन, व से विद्युत, व से बेंजामिन फ्रैंकलिन, इससे याद कर लीजिए। तो विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आ जाइए 12 नंबर दोस्तों, 12 नंबर, 12 ध्यान दीजिए, 12 नंबर, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है। अब देखिए जब आप परमाणु रिएक्टर, अभी तो सवाल यह पूछा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है। कभी कभी सवाल यह पूछता है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक में जो है कि कौन कौन से भाग लेता है। जैसे जब हम उसको उस क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, जैसे ग्रेफाइट परमाणु पायल का कार्य करता है,
उसी तरीके से D2O है भारी जल, ये जो है कि मंदक का कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट है परमाणु रिएक्टर में, ये मंदक का कार्य करता है। ग्रेफाइट परमाणु रिएक्टर में ये मंदक का कार्य करता है। ग्रेफाइट परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। भारी जल, भारी जल दोस्तों जिसको हम D2O कहते हैं, भारी जल, भारी जल, इसको फॉर्मूला है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये D2O जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भी जो है कि परमाणु पाइल का कार्य करता है, यानी मंदक का कार्य करता है। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है, आखिर मंदक का कार्य क्या है। तो दोस्तों ये न्यूट्रॉन के वेग को कम करना, न्यूट्रॉन के वेग को कम करना। बहुत से लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं कि न्यूट्रॉन, ये रिएक्टर को ठंडा रखना। दोस्तों ये सरासर गलत है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य ये नहीं है कि रिएक्टर को ठंडा करना, बल्कि उसका कार्य यह है कि न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। जब हम परमाणु रिएक्टर में किसका इस्तेमाल करते हैं, भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, उसमें न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। दोस्तों आ जाइए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर ध्यान दीजिए, 13 नंबर ये रहा, संगनिडेरिया। अब दोस्तों ये जो सवाल है फाइलम से, दोस्तों ये क्या है, फाइलम से सवाल है, और हम किसी में पूरे फाइलम को चर्चा कर देंगे दोस्तों कि आर्थ्रोपोडा फाइलम, संगनिडेरिया, निडेरिया फाइलम, कार्डेटा फाइलम, हम लोग किस में आते हैं, कार्डेटा में आते हैं। तो जितने भी फाइलम है दोस्तों उसको हम याद करा देंगे। मोलास्का हो गया, तो याद रख लीजिए आप। कहता है कि संगनिडेरिया, संगनिडेरिया के जीवों का शारीरिक संगठन होता है। अब देखिए जो संगनिडेरिया, जो निडेरिया फाइलम के जो जीव जंतु होते हैं, उसका शारीरिक संगठन, उसका शरीर का बनावट कैसा होता है, ये पूछा है। आप जो है ना कि सबसे पहले सवाल को समझिए कि सवाल क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर आप खुद ब खुद दे देंगे दोस्तों। तो कहता है कि संगनिडेरिया यानी निडेरिया फाइलम के जीवों का शारीरिक संगठन होता है, यानी शरीर का जो बनावट होता है कैसा होता है। पहला कहता है दोस्तों कोशिकीय होता है, दूसरा अंगीय होता है, तीसरा उत्तकीय होता है, और चौथा अंग तंत्रीय होता है। तो आप इसको रट ही जाइए दोस्तों कि संगनिडेरिया यानी निडेरिया फाइलम के जीवों का शारीरिक संगठन होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, उत्तकीय होता है। कैसा होता है, उत्तकीय होता है। तो निडेरिया फाइलम है। आ जाइए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग दोस्तों। 14 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। देखिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है दोस्तों। अब देखिए आपको यह मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। कार्बन का पूछा है ना दोस्तों, तो कार्बन को सेम रहने दीजिए। कार्बन का पूछा है, कार्बन को रहने दीजिए प्लस। देखिए हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है, हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है, तो +4 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में जब पावर कुछ रहता है जैसे -2, +2, -1, +3, ये सब अगर रहता है तब हम बराबर में लेते हैं, नहीं रहता है तो 0 लेते हैं। तो अब देखिए कि कार्बन का क्या हो जाएगा, C बराबर -4, और आगे इधर लिख देते हैं, क्या इधर आइए। तो देखिए कार्बन है प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0, तो हम कहेंगे कि C बराबर -4, यानी C बराबर कितना आया, -4 आ गया। दूसरा देखते हैं CH3Cl। दोस्तों C प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है +3 लिखेंगे, प्लस क्लोरीन पर एक माइनस होता है दोस्तों, क्लोरीन पर एक माइनस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, क्लोरीन पर एक माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। तो हम कहेंगे कि C + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। C + 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। C + 2 बराबर 0, तो यहां से निकल जाएगा C बराबर -2। C बराबर क्या हो गया, -2 दोस्तों। तो देखिए इसका सटीक आंसर होगा -2। अब देखिए 3 नंबर कहता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दोस्तों। अब देखिए हम CCl4 का निकालते हैं, CCl4 का C हो जाएगा प्लस, देखिए क्लोरीन पर एक माइनस होता है, 4 क्लोरीन है, 4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बराबर 0। तो हम कहेंगे कि C बराबर
4 हो गया दोस्तों, तो इसका आ गया 4। 4 नंबर है CH2Cl2, CH2Cl2। तो देखिए C यहाँ कितना है, 1 है, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख देंगे, माइनस 2 क्लोरीन है तो 2 लिख देंगे, बराबर 0। देखिए -2 + 2 कट जाएगा, हम कहेंगे कि C बराबर क्या हो गया 0, यानी इसका 0। अब आप जो है ना कि ऑप्शन को चूज करके बताइए। देखिए मीथेन का है -4, CH3Cl का है जो है कि -2, उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का 4 है, CH2Cl2 का कितना है दोस्तों 0 है। तो ये पूछा है कि न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे कम किसका आया है, सबसे कम किसका आया है। तो देखिए न्यूनतम में कौन है, -4 है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए दोस्तों 15 नंबर, 15 नंबर ध्यान दीजिए, आइए आइए 15 नंबर ये रहा। वसा उत्तक में, वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए कि वसा उत्तक क्या है। देखिए वसा की कमी के कारण हमारे चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है, मांस लटक, चमड़ा लटक जाता है दोस्तों। देखेंगे कि वृद्ध लोगों में यानी जो बूढ़े लोग होंगे उनमें देखेंगे कि वसा के कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। तो इसको समझिए कि वसा उत्तक के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन यह पूछा है कि वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, कैंसर, कैंसर दोस्तों, वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, कैंसर यहां पर आया है तो बताइए कि कैंसर क्या यह विषाणु रोग है या जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों कैंसर ये विषाणु रोग नहीं है दोस्तों। अगर एक व्यक्ति को कैंसर है, अगर उसका खाना आप खा लेते हैं उसका जूठा, आपको कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर एक दूसरे से फैलता नहीं है, इसलिए यह विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों। आ जाइए सवाल पर। सवाल कहता है कि वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। वसा उत्तक, तो वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लिम्फोसा, लाइपोसा कहते हैं दोस्तों। वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को, वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहते हैं दोस्तों। वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर कहता है क्या, ल्यूकेमिया। देखिए दोस्तों ल्यूकेमिया किसको कहा जाता है कि ब्लड यानी खून में, ब्लड में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, जबकि वसा में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहा जाता है। रट जाइए इसको, दूसरा कोई चांस ही नहीं है, दूसरा कोई ट्रिक ही नहीं है, आप रट जाइए। तो वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा, वसा उत्तक लाइपोसा, वसा उत्तक लाइपोसा, ऐसे करके आप रटते जाइए। तो वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहते हैं, जबकि ब्लड यानी खून में, रक्त में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। 2 नंबर यानी बी नंबर में कहता है लिम्फोमा। दोस्तों लसिका उत्तक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। लसिका उत्तक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा, लसिका उत्तक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। तो पहला हमने देखा कि वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहा जाता है। उसके बाद है कि रक्त यानी कि ब्लड यानी खून में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। और बी नंबर है कि लिम्फोमा किसे कहा जाता है, तो लसिका उत्तक में होने वाले कैंसर को, उसको क्या कहा जाता है, लिम्फोमा कहा जाता है दोस्तों। बात आता है कि सार्कोमा किसको कहा जाता है, तो 1 नंबर इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन 4 का डिस्कशन कर रहे हैं, यानी एक बार में आप 4 क्वेश्चन जान रहे हैं, हम 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं कि आप 20 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, आप 80 से 100 क्वेश्चन आप जान सकते हैं दोस्तों। आइए 15 का एक ए नंबर कहता है, 15 का ए नंबर कहता है दोस्तों, क्या कहता है, वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, ये लाइपोसा, लेकिन ये पूछा है सार्कोमा किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए संयोजी उत्तक दोस्तों, संयोजी उत्तक में होने वाले कैंसर को हम क्या कहते हैं, सार्कोमा कहा जाता है। सार्कोम नहीं दोस्तों, यहां पे आप सार्कोमा कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए कि वसा उत्तक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा,
ब्लड में होने वाले कैंसर को ल्यूकोमिया, और संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को सार्कोमा, और दोस्तों लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल और 16 नंबर दोस्तों, अंत के करीब है हम लोग, आ जाइए 16 नंबर। 16 ये रहा हीमोसील। दोस्तों हीमोसील देह गुहा पाई जाती है। अब सबसे पहले समझिए, ये आप ना भी समझिएगा हीमोसील चलेगा, लेकिन गुहा किसको कहा जाता है? देखिए खाली स्थान को गुहा कहा जाता है। जैसे मुंह में खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं, मुख में खाली स्थान के गुहा को मुख गुहा अंग्रेजी में बक्कल कैविटी कहते हैं। पेट में जो खाली स्थान होता है उसको उदर गुहा कहते हैं, उसको उदर गुहा अंग्रेजी में एब्डोमिन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है देह गुहा, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, देह का मतलब क्या है? शरीर से है दोस्तों। तो देह यानी कि देह गुहा यानी शरीर में पाई जाने वाले खाली स्थान को, उसी को देह गुहा कहते हैं। क्या ये मनुष्य के अंदर से पूछा? नहीं दोस्तों, ये हीमोसील पूछा है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि हीमोसील जो है कि किसमें पाया जाता है। तो देखिए ये फाइलम है दोस्तों, एनिलिडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा फाइलम और कार्डेटा फाइलम। तो सबसे पहले बात की कार्डेटा तो कट जाएगा, क्योंकि कार्डेटा में हम लोग आते हैं मानव। इकाइनोकार्डेटा ये तो है, इकाइनोडर्मेटा ये तो होगा नहीं। और आर्थ्रोपोडा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का, इसमें ही हीमोसील देह गुहा पाया जाता है। तो आप इसे रट ही जाइए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि हीमोसील देह गुहा, हीमोसील देह गुहा जो है पाई जाती है। हीमोसील देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी जो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम और मोलस्का फाइलम में दोस्तों। आ जाइए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर दोस्तों, आइए ये रहा। कहता है कि परमाणु या, देखिए ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर आप तुरंत लगा सकते हैं। कहता है कि परमाणु या परमाणुओं के समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, राहत नहीं दोस्तों, रहता है यहां पर होगा। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है और बिना कुछ परिवर्तन के यह किसी पदार्थ के साथ संयोग करता है या निष्कासित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको आप रट ही जाइए दोस्तों कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है या और बिना कुछ परिवर्तन के या किसी पदार्थ के साथ संयोग नहीं करता है, संयोग करता है दोस्तों या निष्कासित होता है, उसे हम मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूलक। क्या कहते हैं? मूलक। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है और बिना कुछ परिवर्तन किया किसी पदार्थ के साथ संयोग या निष्कासित होता है, उसी को हम मूलक कहते हैं दोस्तों। आ जाइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर दोस्तों, 18 नंबर ये रहा। पहिए में, पहिया यानी कि चक्का, जो गाड़ी का चक्का होता है दोस्तों, कहता है कि पहिए में बॉल बियरिंग, यानी उसको हम लोग जो है कि बैरिंग भी कहते हैं बहुत से लोग। तो पहिए में जो बैरिंग लगा रहता है, बैरिंग, तो कहता है कि बैरिंग का काम क्या है? पहला, घर्षण को बढ़ाना, दूसरा, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, और तीसरा दोस्तों, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। तो याद रख लीजिए कि पहिए में जो बॉल बियरिंग होता है दोस्तों, वो स्थैतिक घर्षण यानी पोटेंशियल फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलना, पोटेंशियल फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलना, पोटेंशियल फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल देना ही स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? पहिए में बॉल बियरिंग का काम है दोस्तों। आ जाइए 19 नंबर सवाल, और 19 नंबर सवाल आ जाते हैं दोस्तों। 19 नंबर और आज का सेकंड लास्ट सवाल है 19 नंबर। ये रहा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, किसी का मकान है
और यहां से जो है ना एक पत्थर को गिराते हैं, गिराया जाता है, उसके बाद उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिक होगी, काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात आप समझिए, जब हम किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो गतिज ऊर्जा से होकर के स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है वो स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करता है, यानी कि गतिज ऊर्जा में कमी आती है। जब हम किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, गतिज ऊर्जा घटते जाती है, घटते जाती है, घटते जाती है दोस्तों, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि गतिज ऊर्जा जाकर के वहां जीरो हो जाता है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। वो एक ऐसा स्थिति में आ जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है दोस्तों। और जब वो फिर वहां से वापस लौटता है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, धीरे 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 कमी आती है, और जब वो जमीन के सतह से पहुंचने के ठीक पहले दोस्तों उसका गतिज ऊर्जा महत्तम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। आइए सवाल पर देखते हैं। तो एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया गया, कहता है कि उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी दोस्तों। पहला नंबर 1 कहता है कि उसके गिरने के तुरंत बाद, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा कहता है कि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, बिल्कुल सटीक आंसर है कि भूमि पर यानी जमीन पर, ये जमीन है दोस्तों और ये पत्थर है, आकर के गिर रहा है, गिरने के ठीक पहले एकदम यहां पर दोस्तों, गिरने के ठीक पहले इसका गतिज ऊर्जा महत्तम मैक्सिमम होता है दोस्तों, मैक्सिमम होता है। डी नंबर कहता है कि भूमि पर पहुंचने के बाद, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल 20 नंबर सवाल, ध्यान देंगे 20 नंबर ये रहा दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों वाला सवाल है, ये तो आप खुद कर देंगे। आयरन यानी लोहा क्या है, धातु है। मरकरी पारा क्या है, ये धातु है दोस्तों जो द्रव अवस्था में रहता है। और सल्फर क्या है दोस्तों, यही अधातु है, यही अधातु है दोस्तों। कॉपर क्या है, धातु है। कहेंगे कि इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सटीक आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए धातु में एक पूछता है क्षारीय धातु, दूसरा पूछता है क्षारीय मृदा धातु। तो आप यहां पर एक चीज याद रख लीजिए, ग्रुप वन दोस्तों, ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहा जाता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहते हैं दोस्तों। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। देखिए क्षारीय मृदा धातु, ये इसलिए हम आपको बता दिए ताकि अगला जो सवाल होगा दोस्तों, उसमें हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम एक क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे और उसमें क्षारीय धातु से सवाल रहेगा, क्षारीय मृदा धातु से सवाल रहेगा। तो 20 नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, यानी मेटल नहीं है, बताइए कि वह कौन है जो नॉन मेटल है दोस्तों। तो पहला कॉपर धातु है, आयरन धातु है, मरकरी धातु है, लेकिन सल्फर दोस्तों ये अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है, सल्फर अधातु है दोस्तों। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।